ओके। सो गुड इवनिंग आप सभी को। धन्यवाद आप सब लोग ने ज्वाइन किया। अलग अलग कलीसिया से हम सब आज एक साथ आए हैं, आज का जो ट्रेनिंग है उसके लिए। और ये हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी के ऊपर ट्रेनिंग है। बच्चे का सुरक्षा के विषय में जो हमारे जो पॉलिसी है, ये उसके विषय में ट्रेनिंग है। और एज अ चर्च, एक कलीसिया होने के द्वारा हम बिलीव करते हैं कि बच्चे इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बट हमारे बीच में काफ़ी बच्चे हैं। हम बच्चे के लिए संडे स्कूल चलाते हैं, यूथ क्लब चलाते, यूथ मीटिंग चलाते हैं वगैरह। जो भी 18 साल के नीचे है वो सब हमारे कलीसिया में बच्चे होते हैं। तो मैं जस्ट शुरुआत करना चाहता हूँ, एक तरीके से ये कह के कि सभी बच्चे को सुरक्षा का अधिकार होता है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू प्रोटेक्शन। उन्हें जीवित रहने का, सुरक्षित हो रहने का, संबंधित होने का दूसरे लोगों के साथ, उनको सुनने जान सुन उनका बातें सुनने का अधिकार होता है। उनको पर्याप्त देखभाल प्राप्त करने का और एक सुरक्षित वातावरण में विकास होने का उनका एक अधिकार होता है। हमारे जो भी बच्चे हमारे बीच में उनका ये राइट है कि उनका अच्छा सी ग्रोथ हो, उनको अच्छा सुरक्षा मिल सके। हमारा ये भी विश्वास है कि सबसे पहला जो जगह है जहाँ पे बच्चे का सुरक्षा होता है, वो उनके खुद के घर में, अपने परिवार के बीच में होता है। एवरी हाउस इज़ अ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन। हम सब अपने घर में सुरक्षित महसूस करते हैं, वैसे ही हमारे बच्चे भी सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने घर में महसूस करते हैं, अपने माता पिता के बीच में। वहाँ पे उनको प्रेम मिलता है, वहाँ पे उनको वो वातावरण मिलता है जहाँ पे उनका अच्छा से विकास हो सके। उसके अलावा स्कूल में उनका सुरक्षा होता है। हम ये सब जगह को सेफ प्लेसेस मानते हैं। स्कूल है, कभी कभी कम्युनिटीज़ है, तो हमारा चर्च भी एक उस तरीके से कम्युनिटी हो जाता है। जहाँ पे घर के बाहर बच्चे सुरक्षित रहते हैं और बच्चे को एक अच्छा वातावरण मिलता है, और वो जिम्मेदारी हमारा है। एक तरीके से एज अडल्ट्स उनको वो वातावरण प्रोवाइड करने का जिम्मेदारी हमारा होता है। पर एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि लाखों बच्चे हैं दुनिया में, जिनको ये सुरक्षा नहीं मिलता है। उनको काफ़ी हानि होता है। प्रतिदिन बच्चे हिंसा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण और भेदभाव से निपटते हैं। कुछ कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स है जो काफ़ी हमें डिस्टर्ब भी कर सकती है। हम मैं ये WHO के वेबसाइट से निकाला हूँ। 2002 के दौरान लगभग 18 वर्ष से कम आयु के 15 करोड़ लड़कियों और 7.5 करोड़ लड़कों के साथ यौन हिंसा और शोषण हुआ है, उनको अनुभव हुआ है। ये 1 साल की बात है, और जिसमें कि ये काफ़ी बड़ा नंबर है। हम देखने जाएंगे तो 5 से 14 साल के बच्चों में लगभग 15 करोड़ बच्चे को बाल श्रम में लगाया, मतलब चाइल्ड लेबर में लगाया गया। एंड वो भी एक काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ है। इंडिया में भी हम जानते हैं हमारे देश में कितना बच्चों को काम पे लगाते हैं। लाखों बच्चे, ज़्यादातर लड़कियां, निजी घरेलू काम में लगाए जाते हैं। जहाँ पे उनको मेड सर्वेंट्स का काम करना पड़ता है। ये सब हम देखते हैं हमारे देश में। और सालाना, एवरी ईयर, लगभग 12 लाख बच्चे को ट्रैफिक किया जाता है। मतलब उन्हें खरीदा बेचा जाता खरीद के बेचा जाता है। एंड हम सबको लगता होगा कि जनरली कलिसिया जो है ये काफ़ी सेफ जगह होता है, एंड यूजुअली इट इज़ अ सेफ प्लेस। बट जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे ये भी पता चला, ओके, कि कलिसिया में, विश्व के कलिसिया में जनरली 10 में से एक युवा ने कलिसिया छोड़ा है क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। ओके, सो दैट इज़ क्वाइट शॉकिंग। तो मतलब कलिसिया भी एक जगह है जहाँ पे बच्चों के साथ हिंसा हो सकता है। एंड क्योंकि हम एक कलिसिया चलाते हैं, दिस इज़ अ चर्च, जोई मिनिस्ट्रीज एक चर्च है, और हम सब यहाँ पे लीडर्स हैं। जो भी बच्चे, यंगस्टर्स 18 साल के नीचे और ऊपर भी, जो हमारे साथ है, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम ये ट्रेनिंग रखते हैं। और ये जो ट्रेनिंग है, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। आप में से कुछ लोगों ने इसको पहले भी अटेंड किया होगा, बट ये एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग है जो हम सिर्फ एक ये जो पॉलिसी है उसको पढ़ेंगे। मैं अलग अलग यहाँ पे पास्टर्स का मदद लूँगा इसको पढ़ने के लिए, और हम अलग अलग सेक्शंस पढ़ेंगे, और फिर हम हर एक सेक्शन के बाद
शायद रुकेंगे, ठहरेंगे, देखेंगे आपका कोई सवाल है क्या, तो और फिर आगे बढ़ेंगे एंड इन द एंड वी विल क्लोज। तो गोल ये है कि हम 6 या 6:15 तक मैक्सिमम क्लोज करें एंड सो उसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। लेट मी जस्ट शेयर स्क्रीन ताकि आप सबको वो डॉक्यूमेंट देख सकें। आपको ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है? यदि तो मुझे एक थम्स अप दे दीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको दिख रहा है। ओके, गुड, थैंक यू, राइट, थैंक यू। तो ये है बाल संरक्षण नीति, दैट मीन्स चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, जोई मिनिस्ट्रीज का। और आज के जो दिन हम जो डॉक्यूमेंट में देखेंगे, ये देखेंगे नीति का विवरण, नीति के कार्यक्षेत्र, मार्गदर्शक सिद्धांत, परिभाषाएं, स्तर, व्यवहारिक शिष्टाचार और आचार संहिता और अनुबंध, तो मैं चाहूँगा विवेक, यदि आप ये जो पहला पेज है, परिभाषा के पहले तक का जो हिस्सा है, मार्गदर्शक सिद्धांत तक, आप यदि पढ़ सकते हैं वो that will be amazing. या बाल संरक्षण नीति जोई मिनिस्टर के लिए, जोई मिनिस्टर समर्पित है। नीति का विवरण, जोई मिनिस्ट्री समर्पित है बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए। बाइबल तथा UNCRC संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बाल अधिकारी पर और देश के कानून के अनुसार हम इस बाल संरक्षण नीति का पालन करते हैं ताकि हमारे हितधारकों को बीच बाल संरक्षण के उच्च स्तर के सुनिश्चित कर सके। ये नीति बाल दुर्व्यवहार आरोपी की सूचना, उसके तुरंत निवारण के लिए मार्गदर्शन करेगी। आगे का भी पढ़ना है। या नीति के कार्यक्षेत्र, यह नीति बच्चों को सभी प्रकार के दुरुपयोग से बचाने और UNCRC में निहित बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करेगी। देश के कानून को ध्यान में रखकर जो बच्चे हमारी देखरेख में हैं, उनके खिलाफ बाल दुर्व्यवहार के आरोपों का संचालन इस नीति के द्वारा निर्देशित होगा। यह बाल संरक्षण नीति बाल सुरक्षा के संबंध में संगठनात्मक अभ्यास के विभिन्न पहलुओं के सिद्धांतों, मानकों और दिशा निर्देशों का ढांचा प्रदान करती है। यह बाल सुरक्षा नीति सभी बोर्ड सदस्यों, स्टाफ, स्थायी और अनुबंध स्वयंसेवक, आर्थिक मददगार, मिलने आने वाले बच्चे और वे पालक जिनका रिश्ता या दूर का रिश्ता हमारी देखरेख के बच्चों के साथ, उन सभी के लिए लागू होगी। ये पार्ट भी पढ़ना, सिद्धांत तक। या मार्गदर्शक सिद्धांत, हर बच्चा परमेश्वर की छवि में बनाया गया है और उसका जीवन का विशेष उद्देश्य है सभी बच्चों के साथ आदर और सम्मान का व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी देखभाल करने वाले का यह कर्तव्य है कि यह सुनिश्चित करे बच्चे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे। हर संभव प्रयास किया जाएगा कि बच्चों को सभी तरह के दुर्व्यवहार से सुरक्षित रखा जाए। थैंक यू विवेक। यदि यहाँ तक अगर किसी को कुछ सवाल है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हम जरा कुछ फ्यू सेकंड्स देंगे अगर किसी को कुछ सवाल है तो। ओके, यदि आपका सवाल है तो आप प्लीज़ फील फ्री टू चैट में भी डाल सकते हैं, या किसी ने हाथ उठाया है, आप पूछ सकते हैं प्लीज़। जी, एक जिसने हाथ उठाया है, आपका नाम डिवाइस पे लिखा है 2FF8367C,
मुझे पता नहीं आप कौन है, पर यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। I think so. Is राम Ram कुमार। Kumar? हाँ, हाँ, Ram Kumar. राम कुमार, आपको कोई क्वेश्चन है? नहीं। नहीं ना? ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लॉयड, इफ यू कैन रीड द नेक्स्ट सेक्शन ऑन परिभाषा है, दैट विल बी ग्रेट। इट्स हियर ऑन स्क्रीन, या। लॉयड, you're on mute, huh? परिभाषा व्याख्या बच्चा बालक। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार धारा 1, हर इंसान जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है वह बच्चा कहलाता है। बाल सुरक्षा। बाल सुरक्षा एक व्यापक शब्द है जो वर्णन करता है कि उन नीतियों, मानकों, दिशा निर्देशों और प्रक्रियाओं का जिससे बच्चों को जानबूझकर और अनजाने में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इस संदर्भ में यह विशेष रूप से हमारी संगठन के कर्तव्यों पर लागू होता है। जिन बच्चों की देखभाल हम करते हैं उनके लिए बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण और दुरुपयोग को रोकने और जवाबी कार्यवाही करने के लिए यूनिसेफ बाल सुरक्षा इस शब्द का उपयोग करते हैं। राहुल, नेक्स्ट पेज। बाल शोषण। बाल शोषण और दुराचार में सभी प्रकार के शारीरिक और या भावनात्मक बुरा व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, उपेक्षा या लापरवाही से किया उपचार या व्यावसायिक या अन्य शोषण जिससे बच्चों की स्वास्थ्य अस्तित्व, विकास संबंधी या गरिमा प्रतिष्ठा को वास्तविक संभावित नुकसान हो सकते हैं, जिसका संबंध जिम्मेदारी, विश्वास या शक्ति के संदर्भ में है। 1999। बाल शोषण का अर्थ यह भी है किसी भी बच्चे से इरादे से या अनचाहे और कथित दुर्व्यवहार, चाहे अभ्यस्त या नहीं, निम्नलिखित इन में से कोई भी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शोषण, अनादर, क्रूरता, यौन और भावनात्मक दुराचार, किसी भी कार्य, कृत्य या शब्द जो मानव के रूप में एक बच्चे की आंतरिक मूल्य और गरिमा को खत्म करने और आश्रय जिससे जीवित रहने के लिए मूलभूत जरूरतों से वंचित रखना, या एक घायल बच्चे को समय पर चिकित्सा या उपचार देने में असफल होने के कारण उसकी वृद्धि और विकास या उसकी स्थायी अक्षमता या मृत्यु की गंभीर हानि। I have to read further this also. शारीरिक शोषण। शारीरिक शोषण, जब कोई व्यक्ति
जानबूझकर किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाता है या चोट पहुंचाने की धमकी देता है। इसमें जलना, मारना, लात मारना, पिटाई या अन्यथा एक बच्चे को नुकसान पहुंचाना शामिल हो सकता है। लैंगिक शोषण। लैंगिक शोषण एक बच्चे के साथ अनुचित यौन व्यवहार है जिससे उल्लेखित किया है। यौन अपराधों से बच्चे की सुरक्षा पॉस्को अधिनियम 2012 में और अन्य बाल संबंधित कानूनों में लिखा है। इसमें बच्चे के गुप्त भागों से सहलाना शामिल है या बच्चे से किसी वयस्कों के गुप्त भागों को सहलाना। व्यभिचार, रिश्तेदार के द्वारा संभोग, बलात्कार, कामांग प्रदर्शन करना और यौन शोषण। साथ ही ऑनलाइन व्यवहार जिसमें पोर्नोग्राफी सामग्री दिखाना, नग्न बच्चे की तस्वीरें लेना, बच्चों की अश्लील सामग्री को रखना या बनाना शामिल है। ऐसे किसी भी कृत्यों को लैंगिक शोषण के रूप में माना जाएगा। भावनात्मक शोषण। भावनात्मक शोषण को शाब्दिक दुरुपयोग, मानसिक दुर्व्यवहार और मनोवैज्ञानिक दुराचार के रूप में भी जाना जाता है। इसमें माता पिता या देखभाल करने वालों की विफलता शामिल है, जिस वजह से उन बच्चों पर गंभीर व्यावहारिक, भावनात्मक या मानसिक आदान का कारण बन सकता है। इसमें माता पिता या देखभाल करने वालों ने दंड के विचित्र रूपों का उपयोग किया हो, जिससे कि एक कोठरी या अंधेरे कमरे में बंद रखना, एक कुर्सी से बांधना या बच्चों को धमकी या आंतरिक करना। कम गंभीर कृत्य जो कम हानिकारक नहीं है वो है बच्चों का वर्णन करने के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करते हुए बच्चों को दोष देना, नीचा दिखाना या उसका एक बलि का बकरा बनाना, उचित बर्ताव ना रख के उपेक्षा करना। To read further, this also तिरस्कार करना, बच्चों की बुनियादी जरूरत को प्रदान न करना या भौतिक, शैक्षणिक या भावनात्मक हो सकती है। शारीरिक उपेक्षा में पर्याप्त भोजन या कपड़े, सही चिकित्सा देखभाल प्रदान नहीं करना शामिल है। इसमें बच्चों को छोड़ देने भी शामिल है। शैक्षणिक उपेक्षा में उचित विद्यालय या विशेष शैक्षणिक आवश्यकताएं प्रदान करने में विफलता शामिल है, जिससे बिना अनुमति स्कूल से पलायन को नज़रअंदाज करना, मनोवैज्ञानिक उपेक्षा में किसी भी भावनात्मक सामर्थ्य और प्यार की कमी शामिल है। बच्चों को सही तरह से ध्यान न देने से बच्चे का मादक पदार्थों के दुरुपयोग में शामिल होना है। यह बच्चों को नशीली दवा और शराब के इस्तेमाल में भाग लेने की अनुमति देना शामिल है।
further down I have to read, Rahul? Yeah, this is the last part. Right. Okay. बाल सुरक्षा उल्लंघन की परिभाषा, उल्लंघन की परिभाषा इसी, हाँ सॉरी, उल्लंघन उल्लंघन, बाल सुरक्षा उल्लंघन की परिभाषा, थैंक यू। इस संदर्भ में बाल सुरक्षा का उल्लंघन है कोई भी कार्य या व्यवहार जो संभवत बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार हो, जिस जोखिम को बढ़ा देता है। जब एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस स्थिति में उसे रोक पाने में असफल होना, बिना उचित कारण से इस पॉलिसी में मौजूद आचरण की नीति या निर्धारित शिष्टाचार का पालन करने में असफलता। यह नीति सभी बाल सुरक्षा उल्लंघनों के अनिवार्यता सूचना की मांग करती है। सभी सदस्यों जो इस दायरे में भीतर है उन्हें सूचना देना अनिवार्य है अगर बाल सुरक्षा का उल्लंघन हो रहा बाल सुरक्षा उल्लंघन हो रहा हो या उन्हें किसी पर संदेह है। राहुल, नेक्स्ट पेज। Yeah, you can stop there, Lloyd. Okay. That is it. Thank you, Lloyd. ये पढ़ने के लिए काफ़ी लंबा पोर्शन था, बट अप्रिशिएट इट। हम यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या किसी को कोई क्वेश्चंस है हमने जो पढ़ा अभी तक। हमने अलग अलग टाइप के हमने अब्यूज़ देखे थे। एक तरीके से इमोशनल अब्यूज़ देखे, फिजिकल अब्यूज़ देखे, सेक्सुअल अब्यूज़ देखे, फिर बाद में निगलेक्ट भी देखा हमने कि बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देना वगैरह। और हमने ये सब यहाँ पे एड्रेस किया है। क्या आप में से किसी को इस जो हमने कवर किया है इस पे कोई क्वेश्चंस है? ओके, मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारे कलीसिया में हम जो बच्चे हैं उनको इन सब में से कौन सा टाइप का अब्यूज़ का ज़्यादा डेंजर है? आपको क्या लगता है? हम अलग अलग लोगों से पूछेंगे। लॉयड, आपको क्या लगता है कि ये जब भी आपने पढ़ा तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कौन सा सबसे ज़्यादा, कौन सा खतरा हमारे बच्चे को ज़्यादा है? ज़्यादा करके मैं यूजुअली जब हम बच्चों को 4 लोगों के सामने बेइज्जत करते हैं तो उनको दुख होता है, ज़्यादा करके वो होता है। ओके, थैंक यू लॉयड। राजन भाई, राजन हिंदू, इफ यू ऑल वांट, आप भी अगर कुछ शेयर कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? बच्चों को अनुचित तरीके से छूना चाहिए। जब बच्चे लोगों को ना छूते हैं ना तो मैं सही कोई भी करेक्ट तरीके से छूना। करेक्ट। नहीं तो आप जो हिंदू ने अभी जो शेयर किया, कभी कभी क्या होता है, हम कलेसिया को हमारा परिवार जैसा मानते हैं, पर ये परिवार में जब हम देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हैं, पर जब भी इन पर्सन मिलते हैं तभी कई बार हमारे कलेसिया में नए लोग भी आते हैं जिनको हम उतने अच्छे से जानते नहीं हैं, और वो लोग अनजान लोग होते हैं, और कभी कभी हम इनक्रेज करते हैं, जाओ बच्चे बैठो उनके साथ, या वो लोग बच्चे को गोदी पे बिठाते हैं या वगैरह। तो वो काफ़ी डेंजरस होता है हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि कलेसिया एक परिवार भी है, बट एक ऐसा भी जगह है जहाँ पर काफ़ी अनजान लोग भी आ सकते हैं, और हम जिन्हें उतने अच्छे से नहीं जानते, कभी कभी बच्चे वो खतरे में हो सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी राइट। हमें हमेशा अपने बच्चे को बाउंड्रीज सिखाना चाहिए कि क्या चीज़ ठीक है, क्या नहीं है, और कैसे खुद को सेफगार्ड करना चाहिए, है ना। अब पंकज, आपको क्या लगता है, बच्चे को कौन सा ज़्यादा खतरा है हमारे कलीसिया में? आपका आवाज़ नहीं आ रहा है पंकज।
अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। मैं लॉयड के बातों से सहमत हूँ, वही मेरे मन में भी था। सेम सेम। ओके ओके, थैंक यू पंकज। और किसी को शेयर करना है? हाँ। किरण आपको शेयर करना है, आपको क्या लगता है? यस, आई फील कि हमारे जो लीडर्स होते हैं या जो संडे स्कूल टीचर्स होती है, मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी कि यस वी आर नॉट सो क्लोज टू देम। हम लोग उनसे उतना जुड़ते नहीं है कि बच्चे अगर उनके साथ कुछ हो भी रहा है तो दे आर नॉट सो फ्री टू शेयर थिंग्स विद अस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए हो जाता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो हमारे बच्चों के साथ हमारा अपना अपना बच्चा नहीं, यानी आई रिलेट टू द फुल चर्च, करेक्ट शुड बी अ प्रॉपर बाउंडेज, एक अच्छा एक जुड़ाव होना चाहिए, राइट एक टुगेदरनेस होना चाहिए, जिसकी वजह से ना बच्चे वो हम फ्रीली बात कर सकते। कई बार बच्चों के साथ कुछ चीजें हो जाती है और वो बता नहीं पाते, दे थिंक शायद इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, या शायद मेरे साथ ऐसे हो गया है, एंड दे डोंट रियलाइज कि ये सब हुआ है उनके साथ में। करेक्ट सो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग ऑल्सो। बच्चों के साथ जब हम बात कर रहे हैं, हंसते खेलते हैं, वी कैन जस्ट टेल देम एज यू सेड द बाउंड्रीज भी हम उनको बता सकते हैं। आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज डूइंग टीटीसी, आई वाज जब सुजाना दीदी ने मुझे सिखाया था वन हैंड डिस्टेंस, सो आई हैव टॉट माय चिल्ड्रन संडे स्कूल टीचर्स एज अ टीचर, वन हैंड डिस्टेंस, दैट वन हैंड डिस्टेंस यू टेक अ सर्कल, एक सर्कल आप जब क्रिएट करते हो, so that will be a boundary. So such kind of small things which can just मतलब उनको हम easily बता सके कि this can be a danger zone if anybody is entering into your आपसे इस वन एंड डिस्टेंस से आगे आते हैं। तो इट इज मुझे लगता है हमें बच्चों से जुड़ना चाहिए, वो फ्रीडम एक होना चाहिए बच्चों के साथ बात करते वक्त, कि वो हमसे फ्रीली बात कर सके, चाहे वो कुछ भी कैसा भी इशू क्यों ना हो। और हमें भी एक गुड लिसनर होना चाहिए कि हम सुन सके, मतलब वो आजादी हमें बच्चों को देनी है कि वो हमसे बात कर सके। एब्सोल्युटली। कई बार क्या होता है, बच्चे भी अपने आप को दोष देते हैं जब भी उनके साथ कुछ गलत होता है, जबकि उनका दोष होता नहीं है। ज़्यादा करके बच्चे को समझ में नहीं आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों कौन कर रहा है, वो एक्चुअली दूसरे व्यक्ति का गलती है, पर वो लोग खुद को दोष देते हैं। एंड सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारे बच्चे को भी सही जानकारी हो, इन अ सेंस कि जो हो रहा है उसमें उनकी गलती नहीं है, कि वो कैसे संभाले, कौन है वो सेफ अडल्ट्स जिनके साथ वो आके बात कर सके और अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सके, बिना बिना उनको डांट मिले, बिना उनको कभी कभी उनको कई बार यही डर लगता है कि हम जाके बोलेंगे तो हमको डांट मिलेगी, है ना। तो उनको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब वो हम अडल्ट्स के पास आते हैं कि उनकी बात सुनी जाएगी और उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है उसमें हम उनको हेल्प करेंगे, एंड सो ऑन। तो इनफैक्ट ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि बच्चों के बीच में ये एजुकेशन दिया जाए। जो हम बड़े हैं हमारे बीच में एक अलग तरीके का एजुकेशन होता है, पर छोटे बच्चों के बीच में एक अलग तरीके का एजुकेशन होता है, जहाँ पे उनको समझाया जाता है कि सेफ़ टच क्या है, अनसेफ टच क्या है, और तो उनको समझ में आता है कि ये मेरे बॉडी के पार्ट्स प्राइवेट है, यहाँ पे कोई भी छू नहीं सकता, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उनको वो जो नॉलेज है वो भी मिलना बहुत ज़रूरी है, in a sense. And if you all feel it right, we can even look at organizing some training like that for children, जो चाइल्ड फ्रेंडली हो और जो चाइल्ड सेंसिटिव हो, उन सब में जैसे काफ़ी है जो बच्चों के लिए ट्रेनिंग्स है। एनीवे, एंड आई थिंक हम अगले पोर्शन में जाएंगे, बट इफ़ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज़ होल्ड इट, हम बाद में भी ब्रेक लेंगे जब भी आप पूछ सकते हैं। एंड अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इंदू यू आर देयर? Yeah, Rahul, I have. Yes, Yeah. yes. तो Yes, Vivek. एक्चुअली निगलेक्ट करना जो है ना बच्चों को, ये बहुत ही एक सदमा जैसा है, क्योंकि ऑलरेडी पुअर परिवार से अगर बच्चे लोग आते हैं या अलग अलग परिवार से आते हैं, तो चर्च में उनको प्रेम चाहिए, है ना, टीचर लोगों से या चर्च फैमिली से। तो कभी कभी बच्चे लोग और बाकी लोगों से भी वो लोगों को एक बार पता चलता है कि यहाँ पे मुझे स्वीकारा नहीं जाता है, तो देन वो अलग ही दिशा में उसका बढ़ोतरी होता है। तो ये भी चीज है। एब्सोल्युटली। और दूसरी ऐसी बातें हैं जो कलीसिया के जो बच्चों से जुड़ी हुई,
ये हम लोग उनको मौसी शिक्षा तो देते हैं, लेकिन उनको जो फोकस है सही दिशा में, जो 14 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में उनको एक फोकस जो मिलना चाहिए, उस प्रकार हम लोग अपना कलिशा में उनको शिक्षा नहीं देते कि तुम्हारा ये जो गोल है उसको निश्चित करना है। तो ये बहुत करेक्ट। सारी, तो उसके वजह से बच्चे जो है उनका जो बिगड़ जाते हैं। बेसिकली उनको मालूम है कि मैं 10th करूंगा, 12 करूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है। राइट। तो ये चीजें ना हो, तो ये हमारा लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम बचपन से ही उनको सिखाए कि वो जो इम्पोर्टेंस थिंग स्पिरिचुअली करेक्ट। एंड जो डीपली है, तो ये भी होता है। क्योंकि एक बच्चा होशियार होता है उसको ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फिर दूसरा जो तारे जमीन पे उधर ही रहता है। नो, थैंक्स विवेक, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे बीच में आपने लेके आए, एंड दिस इज़ निगलेक्ट, यू नो। कई बार हमारे बीच में जो बच्चे हैं उनको जो फिज़िकल निगलेक्ट होता है, उनके फिज़िकल नीड्स काफ़ी बार निगलेक्ट होते हैं, इमोशनल नीड्स निगलेक्ट होते हैं, स्पिरिचुअल नीड्स निगलेक्ट होते हैं, यू नो। एंड ज़्यादा करके कई बार क्या होता है, एज अ चर्च भी हम लोग का फोकस संडे पे रहता है, यू नो, संडे सर्विस, और यू नो संडे स्कूल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है जितना उनसे मिलना चाहिए in many ways, but children, and not only Sunday school, उसके अलावा भी you know हम बड़ों के लिए we have discipleship and this and that, पर बच्चे के लिए सिर्फ Sunday school होता है, and and so it is true, you know, कि बच्चों को जो attention मिलना चाहिए, you know, is a challenge, and so it is a part of neglect, and we need to be paying attention to that. So thanks विवेक, आपने एक बहुत important बात हमारे सामने लेके आए, you know. So if anyone wants to comment on that or share on that, we could hear you, और नहीं तो हम आगे के सेक्शन पे जा सकते हैं। ओके, मे बी हम अगले सेक्शन पे जाएंगे, तो मैं इंदू को रिक्वेस्ट करूँगा अगला पोर्शन रीड करने के लिए, जो स्तर जो है हमारे स्क्रीन पे। सर, हमारी संस्था बाल सुरक्षा के निम्नलिखित मानकों का पालन करेगी। कर्मचारी की नियुक्ति, नौकरी के लिए विज्ञापन इस बात पर जोर देंगे कि हमारी संस्था बाल सुरक्षा को गंभीरता से लेती है। आवेदकों के आवेदन पत्र के साथ उन्हें अपने समुदाय के मुख्य 2 व्यक्तियों के सिफारिश प्रमाण पत्र जरूरी है। आवेदक के व्यक्तिगत विवरण की पूरी तरह से जांच होगी। यह प्रक्रिया पूर्णकालिक और अपने अशंककालिक कर्मचारी पगार के साथ और बिना पगार वाले स्वयंसेवकों, सलाहकारों, प्रशिक्षु और जो भी कार्यक्रम के माध्यम से बच्चे के साथ सीधे सीधे संबंध में आएंगे, उन सभी पर भी लागू होगा। शामिल करना, बाल सुरक्षा पर दिशा निर्देशक सभी कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के लिए अनिवार्य होगा। हर कर्मचारी और स्वयंसेवक जो इस समूह में शामिल होने वाले हैं, वे संगठन की बाल सुरक्षा नीतियों को पूरी तरह से पढ़ेंगे और वचनबद्धता की प्रतिज्ञा की पर हस्ताक्षर करेंगे। प्रतिज्ञा के एक प्रतिलिपि साथ में दी गई है। बाल सुरक्षा पर प्रशिक्षण, सीपी, सभी कर्मचारी को सीपी बाल सुरक्षा के सिद्धांत और मानकों पर 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और हर साल सभी कर्मचारियों के लिए दोहराने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अपने वचनबद्धता और प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करना होगा। गेटवे मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल के नए कर्मचारी और स्वयंसेवकों कार्यक्रम में शामिल करने के समय उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। जागरूकता, नियमित जागरूकता कार्यक्रम बच्चों के अधिकारों पर UNCRC के
दस्तावेज का संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुरक्षा के अधिकार सहित स्वयंसेवक, बोर्ड सदस्यों, सलाहकार, प्रशिक्षुत, माता पिता और जो कोई भी चर्च या स्कूल से जुड़े हुए हैं उनके लिए होगा। इसके अलावा हमारी देखभाल के तहत बच्चों को अपनी उम्र के अनुसार उपयुक्त बालक सुरक्षा संरक्षण नीति, निजी सुरक्षा शिक्षा के प्रासंगिक पहलुओं के बारे में बताया जाएगा। व्यवसाय के स्वीकार्य और अस्वीकार्य व्यवहार पर जागरूकता भी प्रदान की जानी चाहिए, ताकि जब वे दुर्व्यवहार, उत्पीड़न या शोषक या अनुभव करते हैं या साक्षी बनते हैं तो उन्हें सहायता मिल सकती है। बच्चों के रोजगार 18 वर्ष के कम उम्र के किसी भी बच्चों को किसी भी कारण, संगठन या तो सीधे या अनुचित ढंग से काम पर नहीं रखा जाएगा। कोई भी कर्मचारी किसी कारण या समय के लिए बच्चे को अपने घर पर काम करने के लिए नियोजित नहीं करेंगे। अगर कोई कर्मचारी ऐसा करते हुए पाया गया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। संचार, पत्र व्यवहार का प्रोटोकॉल का क्रमाचार। हम वचनबद्ध है बालक संरक्षण के लिए, चाहे प्रचार हो या बाहरी संचार हो। सभी संचार पत्र व्यवहार बच्चों की गरिमा को सुरक्षित रखने का और प्रत्येक परिवार की गोपनीयता को बचाने की कोशिश करेंगे। 7वां, कर्मचारी के खिलाफ आरोप। कोई भी आरोप बाल शोषण का किसी कर्मचारी, बोर्ड सदस्यों या स्वयंसेवक के खिलाफ संगठन में या बाहर हो गंभीरता से लिया जाएगा। बाल संरक्षण समिति के सदस्यों में से किसी को तुरंत सूचना दी जाएगी और कर्मचारी को सभी जिम्मेदारियों से रोका जाए या निलंबित जब तक कि निर्दोष सिद्ध न हो। कर्मचारी या सदस्यों के खिलाफ बाल शोषण की सभी शिकायतों को सख्त गोपनीयता के साथ संभाला जाएगा और तुरंत जांच की जाएगी। 8वां, विवरण दर्ज करने में विफलता। उन कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने बाल शोषण का मामला देखा है या सुना है लेकिन उनका विवरण रिपोर्ट दर्ज करने के खिलाफ रहे, गंभीर कार्रवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति बाल शोषण मामले को छुपाए या विवरण दर्ज करने में असफल होते हैं, उस व्यक्ति को अपराध के साझेदार के रूप में माना जाएगा और उस स्थिति में उस व्यक्ति को निलंबित करके कार्रवाई की जाएगी। 9वां, बाल सुरक्षा समिति का गठन। संगठन के भीतर बाल सुरक्षा से संबंधित सभी आरोपों को संभालने के लिए बाल सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। समिति के प्रतिनिधित्व के संगठन के प्रतिबंध में भी से किसी की नियुक्ति की जाएगी। बाल सुरक्षा समिति बाल सुरक्षा के प्रचार की भी निगरानी करेंगे। बाल सुरक्षा समिति के सभी सदस्यों के नामों की सूची और संपर्क जानकारी सभी के लिए प्रदर्शित की जाएगी। बाल सुरक्षा नीति का विवरण कर्मचारी पुस्तक में उपलब्ध रहेगा। यदि बाल सुरक्षा समिति के किसी सदस्य पर बाल शोषण का आरोप लगाया जाता है किसी भी रूप में, जो संबंधित सदस्य अपने त्याग पत्र दे, प्रबंधन पूरी जांच होने तक किसी व्यक्ति को नियुक्त करने का अधिकार रखता है। बाल सुरक्षा समिति की रचना। बाल सुरक्षा समिति CPC के काम में कम से कम 3 व्यक्ति शामिल होंगे, जिनमें एक महिला प्रतिनिधि अनिवार्य है। CPC में शामिल होंगे
बोर्ड के सदस्य प्रबंधक द्वारा नामांकित कर्मचारियों का प्रतिनिधि, तीसरा बच्चे से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन या एक मानसिक चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यकर्ता। यह समिति 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे। इस अवधि के बाद प्रबंधक द्वारा नए सदस्यों का चयन करना होगा। 10वां सीपीसी द्वारा घटना प्रबंधक उपाय, दुर्व्यवहार के आरोपों की समीक्षा और जांच बाल सुरक्षा समिति द्वारा आवश्यकता के अनुसार निर्धारित की जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कानून के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है। थैंक यू इंदु। हम यहाँ पे पॉज करेंगे। क्या आप सब जानते हैं हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी में कौन कौन शामिल है? किसी को अगर पता होगा तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। एक आप हो। ओके, एक मैं हूँ। ऑलराइट। दूसरा और तीसरा कौन है? मैं बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सुष्मिता, यस, सुष्मिता इज देयर एंड अनुभूति, यस यस, करेक्ट। तो ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी में एज ऑफ नाउ वी हैव, मैं हूँ एज अ बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव, सुष्मिता भी है और अनु भी है, यू नो। सो वी ओवरसी। हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के पोस्टर्स भी है, यदि आपके पास वो नहीं है तो मैं वापस वो फॉरवर्ड करवा दूंगा। और मैं इनकरेज करूंगा, क्योंकि आजकल हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं, यू नो। जब हम ऑन साइट मिलते थे तो कहाँ पर तो स्टिक कर सकते थे, और ऑनलाइन मिलते समय वो कहाँ पे दिखेगा नहीं, यू नो, वो पोस्टर। तो इधर यू कुड मे बी शायद आपके अनाउंसमेंट्स में एक स्लाइड जैसा रख सकते हैं, या मे बी एट द एंड ऑफ द सर्विस डिस्प्ले कर सकते हैं, ताकि यू नो लोगों को जान सके कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड ऑल, की वो लोग यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दे कैन रिसीव हेल्प। You can put up as a status also, mobile status. As a mobile status also it can be there. बट वो मोबाइल स्टेटस पे जाएगा तो वो जोई मिनिस्ट्रीज के अलावा बाकी सब लोग को भी पता चल जाएगा। Okay, कौन okay, कौन so not visible. या सो इट इज गुड दैट इट इज दिस इज रेलेवेंट टू जोई मिनिस्ट्रीज ना। तो शायद हम अपने जूम जो हमारे जो जूम मीटिंग होता है उसमें एक अनाउंसमेंट के स्लाइड पे रख सकते हैं, और मैं वो फॉरवर्ड करवा दूंगा। ये जो पॉलिसी भी जो है हिंदी में, इसको भी मैं फॉरवर्ड करूंगा साथ में, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको जो कंफर्टेबल होगा आप वो पढ़ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस सेक्शन जो इंदु ने पढ़ा? If there are no questions, then maybe the next section. किरण, मैं आपको बोल सकता हूँ पढ़ने के लिए? You'll be comfortable with? Sorry, Kiran, you're on mute. My network issue is there. The slide is coming very dicey. Oh, Letters वो okay. पूरे हिल रहे हैं. Oh, okay. Lloyd, how is Sandhya in reading Hindi? बड़ा स्माइल आ रहा है। No one beta. I can't. She said she will try after a long. She'll try. She's putting us specs. I can't. Okay. But you're open to try it, huh? Okay, one second. I'll just put it up. It is here. This part. How to? This part. Okay. Yes. This one. No. It's on screen. This one, na? Yes. Okay. No, CPC. This one. Yeah. हाँ. CPC निम्नलिखित तरीके से Y'all can hear Rahul. आरोपों को संभालेंगे। Come in the. बाल शोषण के कोई भी आरोप की जानकारी तुरंत बाल सुरक्षा समिति CPC के सदस्य को बताना जरूरी है। CPC शिकायत की मांग लिखित रूप में कर सकती है या स्वयं इस I think we can't hear properly, na? Speaker. They can hear. They can hear.
you're very clear, Sandhya. No ओके problem. ओके। सीपीसी शिकायत की मांग लिखित रूप में कर सकती है या स्वयं इस तरह की शिकायत को लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकती है। सीपीसी बच्चे की अन्य बच्चों की गवाही, माता पिता या अन्य व्यक्ति जो बाल शोषण से संबंधित है जांच करेगी। इस जांच को बच्चे के अनुकूल तरीके से किया जाना चाहिए। बच्चे के माता पिता या अभिभावक को शोषण के बारे में जानकारी मिलने के 24 घंटे के अंदर सूचित करना चाहिए। अगर आरोप लैंगिक शोषण का है तो सीपीसी को इस घटना का विवरण तुरंत स्थानीय पुलिस को बताना होगा और सुनिश्चित करना चाहिए कि एक एफआईआर तुरंत दर्ज किया हो। जिस व्यक्ति पर बाल सुरक्षा उल्लंघन का शक किया जा रहा है उसकी भी बात सुनी जाएगी। बच्चों की सुरक्षा के लिए सीपीसी किसी भी तत्काल कार्रवाई के बारे में सिफारिश कर सकती है। यदि कथित अभियुक्त कर्मचारी, स्वयंसेवक या कोई अधिकारी है, उस व्यक्ति को तुरंत अपने काम या पद से निकाला जाए और उसे चर्च या स्कूल परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया जाए। सीपीसी के सामने जो जांच आई है उस पर एक महीने के भीतर लेकिन शिकायत मिलने से 3 महीने के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि कथित दुर्व्यवहार करने वालों को बाल शोषण या शोषण का दोषी पाया जाता है, सीपीसी द्वारा जांच के बाद उसको गलती या चूक के अनुरूप पेश किया जाएगा। मौजूदा राज्य श्रम कानूनों और या दंडात्मक कार्रवाई के अनुसार बिना पक्षपात चेतावनी स्थानांतरण पदावनति निलंबन जैसे कदम लिए जाएंगे। तो इसका मतलब ये या तो वार्निंग हो सकता है, या ट्रांसफर हो सकता है, या डिमोशन हो सकता है, या फिर सस्पेंशन या टर्मिनेशन हो सकता है। इसका मतलब बाल शोषण मामले में कंटिन्यू करूं? बाल शोषण मामले में अगर पॉस्को अधिनियम या भारतीय दंड संहिता आईपीसी को तोड़ने से संबंधित अपराध हुआ है तो सीपीसी पुलिस के साथ पहली सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करेंगे। सीपीसी के निर्णय को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए और एक प्रतिलिपि प्रबंधन बच्चों के माता पिता या अभिभावकों को और एक प्रतिलिपि कथित अभियुक्त को भी दी जाएगी। पूछताछ के अभिलेख को गोपनीय माना जाएगा। इन्हें प्रबंधन द्वारा संभाल के आ जाएंगे। किसी शिकायत के बर्खास्त होने पर कथित आरोपी या शिकायत करने वाले बच्चे के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। आरोपों में शामिल बच्चों को उनके द्वारा किए गए आघात से उबरने में मदद करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की जाएगी। थैंक यू संध्या, गुड जॉब, अच्छे से पढ़ा आपने। और ये सेक्शन जो था वाज अबाउट कैसे अगर कोई कंप्लेंट्स आए या एलिगेशंस आए तो कैसे सीपीसी इसको हैंडल करेगी।
इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल? विवेक, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। या सो एक्चुअली जो फोक्सो वर्ड्स जो इस्तेमाल किया है ना, तो बच्चे का विरोध में कुछ भी चीज है ना वो बहुत सीरियसली है। ये नॉन बेएबल ऑफेंस है, ये ऑफेंस को बेल नहीं मिलता है। तो बहुत ही सीरियसली हमें इसके विषय पे सोचना है। केवल सवाल ये होता है कि ये जो हमारे एज पर हम जो कलिशा है, तो हम ये अपने इसका बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। कलिशा में अवेयरनेस बहुत कम है, तो जितना ज्यादा अवेयरनेस होगा उतने ज्यादा लोग इसमें करेक्ट, उनको जानकारी होगी। करेक्ट। नहीं, विवेक ने एकदम सही बात बोली है। यार ये काफ़ी सेंसिटिव है एक्चुअली। पॉक्सो जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस करके होता है। एंड इसमें जब भी कोई बच्चे के साथ कोई यौन शोषण होता है, दैट इज़ विवेक बता रहा था कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और ये काफ़ी सीरियस होता है। इसलिए दैट इज़ वाई दो सेफ बाउंड्रीज जो है वो एक बहुत ज़रूरी बात होती है। इवन एज अडल्ट्स कभी कभी हम ये चीज़ें काफ़ी लाइटली लेते हैं, बट एक्चुअली बहुत सीरियस होती है। एंड सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू सेफ गार्ड एंड मेक श्योर हमारे जो प्रैक्टिसेस है वो सही तरीके से हो। इसलिए हम ज़्यादा करके जब भी संडे स्कूल भी लेते हैं, यदि ज़्यादा करके लेडीज़ ही है जो हमारे संडे स्कूल लेते हैं। एंड वी डोंट, मतलब यदि बच्चे ही है तो वी डोंट सेंड अ मैन अलोन एंड थिंग्स लाइक दैट। सो देयर आर सम सेफ्टी मेजर्स जिसका हम उपयोग करते हैं व्हेन वी टेक संडे स्कूल, अनलेस देयर इज वन लेडी वन मैन और समथिंग जो जा रहे हैं संडे स्कूल लेने के लिए। एंड यदि देयर आर, so those are just some safety guidelines to protect ourselves also. So thanks Vivek, thanks. Any other question or comment? Okay, तो फिर हम आगे की ओर चलते हैं। सुनीता है क्या विवेक? सुनीता इज देयर? ओके ओके। सुनीता, ये अगला पोर्शन पढ़ सकती है क्या हमारे लिए? यस सर। थैंक्स। आपको शायद एक डिवाइस में से ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ सुनीता। ओके, मेरी आवाज आ रही है? यस। आचरण, प्रोटोकॉल, अधिलेख और आचार संहिता कलिसिया के पासवान अगुवे शिक्षक कर्मचारी और सदस्य। हर बच्चे के साथ आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। जातीयता, क्षमता, लिंग, वर्ग या आर्थिक परिस्थितियों का भेदभाव न करते हुए किसी भी तरह के बाल शोषण से जुड़ी बात, शारीरिक यौन बाल श्रम, शारीरिक या यौन बाल श्रम, पोर्नोग्राफिक आदि में शामिल न होने का ही किसी बच्चे के अधिकारों उल्लंघन होगा जो राष्ट्रीय कानून से तय है, चाहे वह कार्यक्रम से संबंधित गतिविधियों में शामिल हो या निजी समय के दौरान। किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक
दुर्व्यवहार जैसे कि शाब्दिक या शारीरिक रूप से धमकाने, फुसलाने, अपमान करना या बच्चों पर दबाव डालना आदि में शामिल होंगे। ना ही किसी भी समय बच्चे को गले लगाएंगे, दुलारेंगे या इस तरह से स्पर्श करेंगे जिससे बच्चे को बेचैनी महसूस होगी। ना ही इस तरह के शारीरिक इशारे करेंगे जो यौन उत्तेजक हो। ना ही कंप्यूटर, मोबाइल फोन, वीडियो कैमरा या सामूहिक माध्यम सोशल मीडिया का उपयोग करें बच्चे का शोषण करने के लिए या बाल शोषण की सामग्री तक पहुंचने के लिए। ना किसी ऐसी जगह में बच्चे के साथ रहे जहां पर जिम्मेदार वयस्कों द्वारा सहज से नहीं देखा जा सकता है। दरवाजा हमेशा खुले रखने की कोशिश करें ताकि अगर आप बच्चे के साथ हो तो दूसरों को भी दिखाई दे। यह बात माता पिता ने नियुक्त किए हुए जिम्मेदार देखभाल करने वाले पर लागू नहीं होता है। जब भी संभव हो यह सुनिश्चित करें कि बच्चे के साथ काम करते समय एक वयस्क व्यक्ति मौजूद है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को घर काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। ना ही किसी व्यवसाय, प्रतिष्ठानों या किसी खतरनाक काम या किसी व्यवसाय में बच्चे रोजगार में मदद करें या काम करें। बच्चे और युवाओं के लिए कठोर शारीरिक दंड का इस्तेमाल ना करें। थप्पड़ मारना या किसी प्रकार का शारीरिक बल का उपयोग करना किसी कार्यक्रम के दौरान यह सभी निषेध में शामिल है। यह सुनिश्चित करें कि सारी घटनाओं और गतिविधियों जिनमें बच्चे शामिल हैं बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो। सुनिश्चित करें कि बच्चे को जब भी किसी गतिविधियों या क्षेत्र यात्राएं पर ले जाते हैं उनके साथ साथ मार्गदर्शक करने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों हो। बाहरी गतिविधियों के लिए बच्चों को जब ले जाते हैं उस समय माता पिता की सहमति लेना जरूरी है। बच्चों को उनके अधिकारों, व्यवहारों और शोषण के मुद्दों पर शिक्षित करने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं। किसी भी संदिग्ध व्यवहार के बारे में बाल सुरक्षा समिति को बताना है। सभी संबंधित भारतीय और राज्य के कानूनों का पालन करें जिसमें सभी बच्चों से संबंधित कानून शामिल है। थैंक यू सुनीता। इसके पहले हम यही देख रहे थे कि हम कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे बच्चों को पहले सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। ये जो पार्ट सुनीता ने पढ़ा ने उसको और अच्छे तरीके से समझाया कि क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं ताकि हम ये अच्छे से निभा सकें। इसमें सब बिहेवियर प्रोटोकॉल्स है और कैसे हमें बच्चों को संभालना है, क्या हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है, ये उसमें समझाया गया है। यदि इस विषय में कोई क्वेश्चंस है तो आप अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो ये हम आखिरी पोर्शन में जाएंगे जो हमारा जो फॉर्म है जो अपना प्लेज ऑफ कमिटमेंट है वो हम देखेंगे। इस पे कोई क्वेश्चंस था ऑन दीज बिहेवियर प्रोटोकॉल्स? ऑल राइट, यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट पे भी डाल सकते हैं, अदरवाइज वील गो अहेड टू द नेक्स्ट सेक्शन। एंड जो नेक्स्ट सेक्शन है इज ऑन द यस, ये एक वर्स भी जरा पढ़ेंगे जरा। लॉर्ड ये वर्स पढ़ सकते हैं? मैं पढ़ लेता हूँ, इट्स ओके। इट सेज, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। ये मत्ती का 18 का 10वां वचन है। एंड सो जो हमारा परमेश्वर है ये भी चाहता है कि हम इन बच्चों को अच्छे से संभालें, है ना, दैट वी टेक केयर ऑफ देम एंड वी प्रोटेक्ट देम। और उसी स्पिरिट में हमारा ये पॉलिसी है कि बिकॉज गॉड केयर्स फॉर ऑल दीज चिल्ड्रन। हमें ये हमारा प्लेज ऑफ कमिटमेंट है, समर्पण का प्रतिज्ञा, और मैं इसको जरा पढ़ूंगा हमारे लिए। यह प्रतिज्ञा सभी कर्मचारी और स्वयं सेवक को लेना अनिवार्य है। मैं जो भी हमारा नाम है, सब फॉर एग्जांपल अभी मैं राहुल हूँ, तो मैं राहुल ने संगठन के आचार संहिता
और बाल सुरक्षा नीति को पढ़ा है और समझ लिया है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझसे सेवा की और या संगठन की गतिविधियों के साथ समर्पण की उम्मीद है। मैं इस हस्ताक्षर से मेरे इस हस्ताक्षर से मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं इस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए सहमत हूँ। और फिर उसके नीचे हम अपना नाम भरते हैं, हमारा पद। फॉर एग्जांपल अगर आप संडे स्कूल टीचर है तो आप संडे स्कूल टीचर लिखेंगे, यूथ वर्कर है तो यूथ लीडर या जो भी है वो लिखेंगे। यदि आप पास्टर है या पास्टर तो वैसे आप वहाँ पे पद की जगह पर लिखेंगे। दस्तखत मतलब आपका सिग्नेचर, और तारीख मतलब आप जो तारीख पे ये आप साइन करते हैं। नाउ ये जो फाइल है मैं डेफिनेटली हमारे आप सबको भेजूंगा, आपके पास्टर्स को भेजूंगा और फिर वो आपके पास पहुंच जाएगा। वो दोनों इंग्लिश और हिंदी में। अभी हम ये जो प्लेज ऑफ कमिटमेंट है इसको ये साइन करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली एक लीगल रिक्वायरमेंट है हमारे ट्रस्ट के लिए। जब हम बच्चे के बीच में इन्वॉल्व है तो कभी भी गवर्नमेंट आके चेक करे तो उन्हें पता चलेगा कि जो भी सेवक आई है उन सब ने प्लेज ऑफ कमिटमेंट लिया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पढ़ा है, तो कभी भी ऑडिट हो तो हम एक सेफ जगह पे रह सकते हैं। अभी ये हमें मालूम है कोविड का सिनारियो है तो आने जाने में बहुत मुश्किल है और इस फॉर्म पे साइन करना बहुत मुश्किल है, तो हमने एक अलग तरीके से ये कर रहे हैं। तो आप जिसके पास भी ईमेल आईडी है, यदि आप हमें वो ईमेल आईडी भेज सकते हैं और हम आपको एक ईमेल भेजेंगे जिसमें ये लिखा होगा, ये प्लेज ऑफ कमिटमेंट होगा और एक स्टेटमेंट भी होगा कि मैं मानता हूँ कि मैं इस प्लेज ऑफ कंडक्ट के साथ सहमत हूँ, और वही आपको कॉपी पेस्ट करके वही ईमेल में रिप्लाई करना है, दैट्स इट। तो अगर आप वो कॉपी पेस्ट करके वही ईमेल में रिप्लाई करेंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा आपका प्लेज ऑफ कमिटमेंट के लिए। वो जिसके पास ईमेल आईडी है वो उसके लिए है। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप प्लीज़ अपने पास्टर्स को इन्फॉर्म करिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब पास्टर्स को कि मुझे वो लिस्ट भेज दीजिए, या आइजैक को वो लिस्ट भेज दीजिए। आइजैक, इफ यू कैन रेज योर हैंड सो दैट दे नो इट्स यू। हाँ, तो आइजैक को आप अपना लिस्ट भेज सकते हैं जिनके पास ईमेल आईडी नहीं है और जिनको हार्ड कॉपी का ज़रूरत होगा साइन करने के लिए, और उनके लिए हम अलग अरेंजमेंट देखेंगे। बट जिनके पास ईमेल आईडी है वी विल सॉर्ट इट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड सो थ्रू दैट वे हम अपना प्लेज ऑफ कमिटमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल राइट, इन क्लोजिंग इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क। यदि आपके पास जिसके पास भी ईमेल आईडीज है, क्या आपके लिए पॉसिबल है चैट में डालने के लिए? प्लीज इफ यू कैन जस्ट पुट योर ईमेल आईडीज ऑन द चैट। थैंक्स लॉयड। आइजैक, यू कैन जस्ट मेक नोट ऑफ ऑल द ईमेल आईडीज कमिंग इन। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट, मैं एक एग्जाम्पल भेजता हूँ, आप कैसा भेजिए ताकि आइजैक को भी पता चले कि कौन है। तो मैं मेरा भेज रहा हूँ पहला, आप एक बार देख लीजिए उसको और फिर आप वही फॉर्मेट में भेज सकते हैं। तो आइजैक को समझ में आएगा कौन सा ईमेल आईडी किस व्यक्ति का है। एंड दैट्स गुड। हम और 1 मिनट देंगे ये ईमेल आईडीज कलेक्ट करने के लिए। और हम ऐसा भी करेंगे, ये जो आज का जो मीटिंग है इसका रिकॉर्डिंग भी हम भेजेंगे और यूट्यूब पे अपलोड करके आपको भेजेंगे, ताकि जिसने भी अटेंड नहीं कर पाए वो देख सके और फिर वो लोग भी प्लेज ऑफ कमिटमेंट पे साइन कर सके। तो आई विल रिक्वेस्ट जो भी पास्टर्स है, आपका हेल्प लगेगा टू फॉरवर्ड दैट लिंक टू योर चर्च मेंबर्स, एंड फिर बाद में उनका ईमेल आईडी भी लगेगा कि दे हैव अंडरस्टूड कि हम उनको भी ईमेल भेज सके, एंड वी कैन क्लोज ऑन दैट।
Okay, I will